सुबह सुबह का वक्त था। जो ही पत्नी अपने घर के दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलती तो वो देखती है कि उसके पति और उसके चार चार वर्षीय बेटे का शव बेड पर पड़ा हुआ है। तो वह चीखती हुई भागती है, अपनी सास के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताती है कि वहाँ पर ऐसा ऐसी घटना हो गई। जब माँ को अपने बेटे और अपने पोते की मरने की हत्या होने की खबर होती है तो वह तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करती हैं, घबरा कर अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करती हैं। और जब यह बात मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंचती है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होती है और घटना के 2 दिन के बाद ही पूरी की पूरा खुलासा हो जाता है। जब यह खुलासा हुआ तो हर कोई व्यक्ति चौंक गया कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया था और ये वाक़या क्या था। तो आज की घटना हमारी गोरखपुर से है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो यह घटना है 20 जनवरी 2016 की। सुबह सुबह का वक्त, सर्दियों का मौसम था। तो सुबह के 7 सवा 7 बजे थे और इस घर में रहने वाली बागेश्वरी देवी जब सुबह उठती हैं तो वो देखती हैं कि उनके फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले बेटा और पोता और उनकी बहू वापस नीचे नहीं आए हैं। थोड़ा सा वो सोचती हैं, लेकिन फिर लगता है कि सर्दियों का मौसम है, हो सकता है कि सुबह सुबह लेट उठे हों, तो वो थोड़ा इंतज़ार करती हैं। उनके घर के ऊपरी मंजिल पर काम चल रहा था, घर बन रहा था। तो 8 बजे के लगभग मज़दूर आ जाते हैं। जब मज़दूर आते हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर चढ़ते हैं। फर्स्ट फ्लोर चढ़ते ही उन्हें एक गेट पर थपथपाने की तेज़ आवाज़ें आती हैं, एक महिला के आवाज़ देने की और गेट खोलने की बात करने की कि गेट को खोल दिया जाए। तो मज़दूर बाहर से जो सिटकनी लगी थी उसे खोलते हैं। अंदर से एक महिला निकलती है और तुरंत ही सामने वाले कमरे की ओर जाती है। जब वो सामने वाले गेट को हल्का सा धक्का देती है तो गेट खुल जाता है। गेट खुलते ही वो देखती है कि उसके पति ओम प्रकाश यादव और उनका बेटा नितिन, जिसका घर का नाम शिवा था, उन दोनों की हत्या हो चुकी है। वह तुरंत ही चीखते हुए अपनी सास के पास जाती है, जिनका नाम बागेश्वरी देवी था। जैसे ही बागेश्वरी देवी को यह पता चलता है कि उनके बेटे की हत्या हो चुकी है और साथ ही साथ उनके पोते की भी, तो वो घबरा जाती हैं। घबरा के वो अपनी बड़ी बहू को बताती हैं और साथ ही साथ मोहल्ले में एकदम से हल्ला हो जाता है कि बागेश्वरी देवी के यहाँ 2 उनके बेटे की और पोते की हत्या हो गई है। जल्दी ही मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं और इसी बीच उनकी बड़ी बहू अपने पति राजकुमार यादव को फ़ोन कर देती है। राजकुमार यादव यूपी पुलिस में एक अधिकारी थे। तो वो तुरंत ही स्थानीय थाने पर कॉल करके पूरी घटना के बारे में बताते हैं और तुरंत ही पुलिस फोर्स वहाँ आ जाता है। इसी बीच जिसकी हत्या हुई थी वो व्यक्ति ओम प्रकाश यादव था। ओम प्रकाश यादव के जो ससुर थे दीपचंद, वो उस समय मुख्यमंत्री के पीएसओ पद पर तैनात थे। तो वो भी तुरंत ही डीआईजी से बात करते हैं और आईजी से बात करते हैं और उस घटना के बारे में पूरी बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं। तुरंत ही एक उच्च स्तरीय टीम भी उनके घर पर पहुंच जाती है। अब पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा था और पुलिस प्रॉपर अपनी जो सर्विलांस टीम है और डॉग स्क्वाड है, सब कुछ देखा जाता है। फॉरेंसिक की टीम आती है और अपने जो एविडेंस है उन्हें कलेक्ट करती है। जब पुलिस उस इलाके की छानबीन करती है, उस पूरे कमरे की छानबीन करती है, आसपास देखती है, तो पुलिस को कहीं से भी फोर्सफुल एंट्री के साइन नहीं दिखाई देते। दूसरा, वो देखती है कि उसी कमरे में एक हथौड़ा पड़ा हुआ है जिससे संभवतया ओम प्रकाश की हत्या की गई है और साथ ही साथ एक रस्सी कूद करने वाली रस्सी पड़ी हुई है जिससे उस 4 वर्षीय बालक की हत्या की गई है। पुलिस इस बात से हैरान थी, कोई व्यक्ति, कोई भी हत्यारा छोटे बच्चों की हत्या कैसे कर सकता है। पुलिस इस बात को लेकर बहुत चौंक रही थी। पुलिस ओम प्रकाश की पत्नी अर्चना से पूछताछ करती है। पूछताछ करते समय अर्चना की स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बावजूद वो अर्चना से पूछती है तो अर्चना कहती है कि संभवतः रात के समय ही डकैत आए होंगे। उन्होंने मेरे गेट के बाहर की कुंडी लगा दी और इसके बाद वो मेरे पति के कमरे में घुस गए। मेरे पति अंदर से आमतौर पर कुंडी बंद करके ही सोते हैं, तो वो फोर्सफुली अंदर घुसे होंगे और उसके बाद उनके पति और उसके बेटे की हत्या कर दी। पुलिस के मन में और पुलिस इस बात को पचा नहीं पा रही थी जो बात अर्चना कह रही थी, लेकिन फिर भी जो बात मृतक की पत्नी ने कही, पुलिस उसकी बात पूरी सुनती है। और मृतक की पत्नी के जो पिता थे वो स्वयं मुख्यमंत्री से संबद्ध थे
उनको जानते थे, इसलिए पुलिस भी हर तरह से एहतियात बरत रही थी। पुलिस की एक टीम बनाई जाती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और अब आगे की कार्रवाई करने की तैयारी थी। इसी बीच ऊपर से ऑर्डर भी मिल चुके थे पुलिस को, और जो उच्च स्तरीय टीम थी वो अपने सारे के सारे दिशाएं थी, उन सारी दिशाओं पर काम करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले पुलिस ओम प्रकाश जो मृतक थे उनकी और उनकी पत्नी अर्चना दोनों की कॉल डिटेल को खंगालती है। कॉल डिटेल को जब देखा गया तो ओम प्रकाश की कॉल डिटेल में कुछ भी स्पेशल नहीं था जिससे पता चल सके, लेकिन उनके बारे में ये ख्याल था कि वो आई स्पेशलिस्ट थे, वो आँखों में उन्होंने डिप्लोमा कर रखा था और उनकी एक शॉप थी। उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। इसी बीच जब वो अर्चना की कॉल डिटेल चेक कर रहे थे तो अर्चना की कॉल डिटेल में रात के 12:30 से 1 से 1:30 के बीच में किसी एक व्यक्ति को लगातार कॉल की गई थी। जब पुलिस इस व्यक्ति की जांच करती है, पता करती है, तो ये व्यक्ति फिरोज़ाबाद नगर के स्वामीनगर गांव का अजय कुमार यादव होता है। पुलिस को ये नाम तो पता चल गया था, लेकिन पुलिस को यह बात नहीं पता थी कि ये व्यक्ति दिखता कैसा है। इसके लिए तुरंत ही फेसबुक खोली जाती है और फेसबुक के माध्यम से ये पता चलता है कि अजय कुमार यादव कौन है। लेकिन यहाँ पुलिस और चौंकती, क्योंकि अजय कुमार यादव की जो फ़ोटोज़ फेसबुक पे अपलोड थी उनमें से 2 फ़ोटोज़ पुलिस को चौंकाती हैं। एक फ़ोटो में अजय समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के साथ बैठा हुआ था और दूसरी फ़ोटो में अखिलेश यादव जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनसे हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहा था। पुलिस को यह समझ में आ रहा था कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है जिसमें दूसरा व्यक्ति को वो जीरो इन कर रही है, वो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब पुलिस अजय की लोकेशन को देखती है तो पुलिस के सामने एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। हत्या वाले दिन दोपहर से अजय की लोकेशन गोरखपुर में ही थी और अभी भी वो गोरखपुर में ही था। तुरंत ही पुलिस गोरखपुर के एसएसपी को इस बात की जानकारी देती है और यह भी कहती है कि अगर समय रहते अजय को नहीं पकड़ा गया तो हो सकता है वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके इस जांच को प्रभावित कर सकता है। तो तुरंत ही एसएसपी निर्देश देते हैं और अजय को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन को देखा जाता है जो कि बस स्टैंड पर दिखाई जा रही थी। पुलिस तुरंत ही घेराबंदी करके बस स्टैंड के पास पहुंचती है। बहुत भारी पुलिस फोर्स को देख के अजय भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। पुलिस उसे पकड़कर ले आती है। इसी बीच में जब ओम प्रकाश के घर पर जब पुलिस थी तो उसके बड़े भाई राजकुमार यादव भी आ चुके थे, उनकी माँ बागेश्वरी देवी और बाकी सब लोग रिश्तेदार भी यहीं थे। साथ ही साथ अर्चना के पिता और मृतक के ससुर दीपचंद भी वहाँ आ चुके थे। अब पुलिस अजय को लेकर घर पर आती है। अर्चना को पुलिस ले जाती है और किनारे पर लेकर उससे बात करने की बात कह के बाहर लेकर आते हैं। और जब अर्चना का सामना वो अजय से कराते हैं तो अर्चना के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उसे ये समझ आ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, अब शायद बात सामने आ चुकी है। इस बीच जब पुलिस ने अजय को पकड़ा था और अजय से पूछताछ की थी तो वो पहले रौब दिखाता है। वो कहता है कि मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच है, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस जो कॉल डिटेल थी उस कॉल डिटेल को अजय के सामने रख देती है। उसके बाद अजय के तेवर थोड़े ढीले होते हैं और फिर वह तुरंत ही बोलकर कहता है कि हाँ, ये हत्या मैंने की है, इसमें मैं शामिल हूँ, लेकिन इसमें अर्चना ने मुझे उकसाया था। इस सब को करने के लिए जो पूरी प्लानिंग थी वो अर्चना की थी। जब पुलिस को यह बात पता थी और वो अर्चना से पूछताछ करने के लिए पुलिस उसके घर के ही लॉन में आती है और अजय से उसका सामना कराती है, तो अर्चना भी बिना पुलिस के पूछे ही स्वयं कह देती कि हाँ, मैंने ही इनकी हत्या की साजिश रची थी और इन दोनों के मरने का मुझे कोई मलाल नहीं है। पुलिस जब ये सुनती है तो वो चौंक जाती है और साथ ही जब अर्चना के पिता दीपचंद इस बात को सुनते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बेटी भी अपने पति के साथ और अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है। अब पुलिस दोनों को हिरासत में लेती है और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करती है। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस पूरी कहानी सामने रखती है। ये कहानी इस तरह से थी। भोलानाथ यादव अपनी पत्नी बागेश्वरी देवी और अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। उनके बड़े बेटे राजकुमार यादव और छोटा बेटा ओम प्रकाश यादव थे और उनकी एक बेटी थी। उनके पास खेती किसानी थी और वो पर्याप्त संपन्न व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। अच्छी शिक्षा
के बलबूते उनके बड़े बेटे राजकुमार यादव उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में एसआई के पद पर चयनित हो चुके थे और वो पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर काम अपना करने लगे थे। जब भोलानाथ यादव की मृत्यु हो गई तो उनके बड़े बेटे राजकुमार ने ही पूरा का पूरा घर संभाल लिया था। इसी बीच उनके छोटे भाई ओम प्रकाश ने जो चिकित्सा के क्षेत्र में नेत्र विशेषज्ञता थी उसमें डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद वो सिंगापुर चले गए। सिंगापुर में जब वो रह रहे थे तब वहीं की एक लड़की से उन्होंने विवाह कर लिया और जब उस लड़की के साथ वो वापस गोरखपुर आए रहने तो उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं भारत में और गोरखपुर में रहने को लेकर कुछ तनाव हुआ। तनाव होने के कारण 6 महीने की शादी के बाद ही वो लड़की वापस सिंगापुर चली गई। उसने ओम प्रकाश को वापस सिंगापुर बुलाने की बात कही और ओम प्रकाश ने अपना देश ना छोड़ने की बात कही। इस सब के बीच में उन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया। अब ओम प्रकाश अपना जो वैवाहिक जीवन था वो फिर से ख़त्म हो चुका था। वो अपना आंखों के क्षेत्र में जो उन्होंने सीखा था वो उसी में अपना काम कर रहे थे। इसी बीच जब समय गुजरा तो ओम प्रकाश ने फिर से शादी के लिए आगे बात बढ़ाई और उनकी मुलाकात दीपचंद से हुई। उनकी बेटी उस वर्ष 19 वर्ष की थी अर्चना और उन दोनों की आपस में शादी की बात चली और जल्दी ही रिश्ता भी हो गया। और ये बात 2009 की है जब ओम प्रकाश की शादी अर्चना से हुई। अर्चना उस समय 19 वर्ष की थी और अपने घर में 2 बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी एक छोटी बहन वंदना थी। अब ये दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। ओम प्रकाश अपने भाई राजकुमार यादव के मकान में ही रहते थे। राजकुमार की पोस्टिंग जब गोरखपुर में थी तो उन्होंने किराए के मकान में रहना शुरू किया था। धीमे धीमे अपने पैसे बचा के उन्होंने वहीं की एक कॉलोनी अशोक नगर में जगह ली और वहाँ पर अपना घर बना लिया। अब ओम प्रकाश भी जब गोरखपुर आ गए थे तो अपने भाई के मकान में ही रह रहे थे। शादी के बाद वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे और राजकुमार यादव का जो पूरा का पूरा परिवार था वो ग्राउंड फ्लोर में रहता था और उनकी माँ उन दोनों के साथ ही रहती थी। इसी बीच पुलिस की जो नौकरी है उसमें पोस्टिंग अलग अलग जगह पर होती है तो ऐसे में राजकुमार यादव की पोस्टिंग अलग अलग जगह पर होती थी और घर की देखभाल के लिए उनके छोटे भाई ओम प्रकाश यादव हमेशा ही रहते थे। जब ओम प्रकाश फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे तो उनकी भी इच्छा थी कहीं ना कहीं वो भी एक अपना घर लें, अपनी जगह लें और वहाँ पर अपना घर बसाएं और उन्होंने इस सब के लिए एक जो मेहनत होती है वो मेहनत की और ये मेहनत उनकी रंग भी लाई। उन्होंने गोरखपुर में ही दूसरी जगह पर जगह खरीदी और अपना मकान बनवाया। शादी के लगभग 5 वर्ष बीत चुके थे और उन्होंने मेहनत करके अपना मकान भी बनवा लिया था। अब उनके बेटे, क्योंकि शादी के 1 वर्ष बाद उनके एक बेटा हुआ था जिसको प्यार से घर में शिवा कहते थे और उसका नाम नितिन रखा गया था। तो शिवा के बर्थडे पर वो अपने घर का इनॉग्रेशन करने वाले थे लेकिन उनका इनॉग्रेशन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया और ये घटना घट गई थी। जब वो अपने काम पर मेहनत कर रहे थे ये सब चीज़ों पर ओम प्रकाश लगे हुए थे अपनी मेहनत के बलबूते कि उनको अपना घर बनाना है, आगे अपने परिवार की भी जिम्मेदारी थी। इन सब को लेकर वो अपने काम की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे। इस बीच में उनकी पत्नी घर पर अकेली रहती थी। अर्चना जब घर पर अकेली रहती थी तो अर्चना की जो आदत थी वो शादी के पहले भी नए नए कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना और नए नए मोबाइल रखना ये उसका शौक़ था। शादी के बाद भी उसके ये शौक़ जारी रहे और ओम प्रकाश ने इसमें जितना हद हो सकती थी उतनी अपनी पत्नी को उसके जितने भी शौक़ थे उनको पूरा करवाया था। लेकिन जब अर्चना घर पर खाली रहती थी तो वो या तो टीवी देखती थी या फिर वो फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया साइट्स चलाती थी। इसी बीच में एक दिन जब वो फेसबुक को यूज़ कर रही थी तभी उसकी नज़र फिरोज़ाबाद के एक व्यक्ति अजय कुमार यादव पर पड़ती है। अजय कुमार यादव की वो 2 फ़ोटोज़ देखती है जिसमें एक मुलायम सिंह के साथ और एक अखिलेश यादव के साथ थी। तो वो इससे काफ़ी प्रभावित होती है तो वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। यहाँ पर जब अजय के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी तो वो इसे तुरंत ही एक्सेप्ट भी कर लेता है। अजय कुमार के बारे में जो पूरी उसकी पारिवारिक स्थिति है वो ये थी कि अजय कुमार फिरोज़ाबाद के स्वामीनगर गांव में रहने वाला था। अपने 2 भाइयों में वह बड़ा था और गांव में उनका ठीक ठाक काम चल रहा था। उसके पिता की एक किराना की दुकान थी। जब पिताजी कहीं बाहर जाते थे तो अजय अपने किराने की दुकान पर बैठता था। उसकी जल्दी ही शादी हो गई।
शादी होने के बाद उसकी जो पत्नी थी उससे उसकी अक्सर अनबन होती थी और इसी अनबन की वजह से जल्द ही उनकी शादी टूट गई। शादी टूटने के बाद अजय ने अपना ध्यान समाज सेवा की ओर लगा दिया और शीघ्र ही वह अपने प्रतिभा, अपने बलबूते, अपनी जो कार्य क्षेत्र है उसके बलबूते वो जिला स्तर के पद तक पहुंच गया था। और जब रैलियां होती थी तब उसका बड़े बड़े नेताओं से मिलना जुलना हुआ। इसी बीच उसकी दोबारा शादी हुई। दोबारा शादी के बाद उसके 2 बच्चे भी हुए और ये पूरा परिवार सही चल रहा था। इसी बीच उसकी दूसरी पत्नी से भी अनबन होने लगी और अनबन इस कदर बढ़ गई कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। अब अजय फिर से खाली रहने लगा और कुछ समय के बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से उसे समाजवादी पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन इस बात की भनक अर्चना को नहीं थी। अजय ने भी ये फ़ोटोज़ अपनी अभी भी लगा रखी थी क्योंकि उससे उसे सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी। अब जब अजय के पास अर्चना की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो उसने इसको एक्सेप्ट किया और वहाँ पर अजय का फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था। तो ऐसे में अर्चना का उससे कांटेक्ट हुआ और दोनों के बीच में बातचीत होने लगी। बातचीत धीमे धीमे लंबी होने लगी और एक दूसरे के बारे में जानने समझने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी थी। ये धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते इन दोनों के बीच में एक बातचीत करने से जो प्यार होता है वो हो गया। इसके बीच अर्चना ने अजय से मिलने की बात कही। वो अपने मायके चली आई अपने बेटे को साथ लेकर। जब वो मायके आई तो उसने अजय को भी मायके बुला लिया और जब वह अपने घर आई थी तब उसकी केवल माँ ही उसके घर पर थी क्योंकि पिता सर्विस पर थे। उसकी छोटी बहन की शादी हो चुकी थी तो ऐसे में घर पर मिलने में कोई उन्हें दिक्कत नहीं थी। अजय उनसे मिलने आता है। माँ से परिचय कराते हुए ये कहती है कि ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं जिनसे अभी अभी मेरी कुछ दिन पहले बातचीत हुई है और अब ये मिलने आए हैं। अब ये लोग मिलते हैं। मिलने के बाद इनके बीच में रिलेशनशिप भी होती है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ से अर्चना के स्वभाव में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अपने पति के प्रति उसका नज़रिया बदल जाता है और चीज़ें अब थोड़ी सी खराब होने लगती हैं। वह दिन दिन भर फ़ोन पर लगी रहती थी, बातचीत करती थी। जब उसकी सास भी उससे कोई काम को कहती थी तो वह टाल देती थी। उसकी कोशिश रहती थी कि वो कितना अकेली रह सके। इन सब की वजह से ओम प्रकाश का उसके प्रति शक बढ़ गया। शक बढ़ने के बाद इन दोनों के बीच में कहासुनी बढ़ने लगी। अब आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे और इन सब से उकता गए थे। दोनों पति पत्नी उकता चुके थे। तो ओम प्रकाश ने एक कमरे में अपने बेटे के साथ सोना पसंद किया और अर्चना ने दूसरे कमरे में। अब ये लोग अलग अलग रात के समय अलग अलग सोते थे। समय यूं ही चल रहा था। अब एक दिन अर्चना ने अजय से कहा कि ये हर दिन की लड़ाई झगड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब ऐसी बात हुई तो उसने पूरा प्लान बनाया और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का जो दिन आया वो आया था 20 जनवरी 2016 का। उस दिन ओम प्रकाश के पड़ोस में ही एक सालगिरह थी। उस पार्टी में उनको जाना था। तो अर्चना अजय को फ़ोन करके दोपहर में ही अपने घर बुला लेती है। घर बुलाने के बाद इसके पहले भी अजय कुछ कई बार घर पर आ चुका था और उसकी सास ने इसके लिए ऐतराज़ भी जताया था तो अजय ने आना कम कर दिया था। अब 20 जनवरी को जब अजय को बुलाया गया तो उस अर्चना ने चुपके से उसको अंदर बुलाया और पीछे के दरवाजे से अंदर बुलाया और अपने कमरे में उसको छुपा दिया। उससे यही कहा कि तुम कमरे में रहो। इसके बाद जब रात को ओम प्रकाश आया और उसने अर्चना से पार्टी में जाने की बात कही तो अर्चना ने बहाना बना के तबीयत खराब का बहाना बनाया और कहा कि मैं नहीं जा सकती। ओम प्रकाश ने भी ज़्यादा बातचीत नहीं की। उसने अपने बेटे को और स्वयं को तैयार किया और वह दोनों एक एनिवर्सरी पार्टी में चले गए। रात के 11 बजे के आसपास ये लोग वापस लौटे। अर्चना ने अच्छी तरह से तस्दीक कर ली थी कि जब ये लोग लेटें तो अंदर की सिटकनी बंद ना हो और उस दिन संयोग से ओम प्रकाश ने अंदर की सिटकनी बंद नहीं की। अर्चना जो कि घर में पहले से ही मजदूरों का काम चल रहा था तो उसने हथौड़ा और रस्सी पहले से ही लेकर रख ली थी। अब वह अजय को कहती है कि अब तुम जाओ, गेट खुला हुआ है, तुम जाकर उन दोनों को मार दो। अजय हिम्मत करके ओम प्रकाश के कमरे में जाता है और हथौड़ा उठा के उसके सिर पर वार कर देता है। सिर पर वार करने से अजय की ओम प्रकाश की आवाज़ तो नहीं निकली थी लेकिन उसके शरीर ने हरकत की थी। इससे उसका बेटा जाग गया और फर्श पर अब तक खून फैल चुका था। इस बात को देख के अजय घबरा गया क्योंकि वो प्रोफेशनल किलर नहीं था। वो एक व्यक्ति ही था, एक आम व्यक्ति, जिसने खून को देख के जो एक आम व्यक्ति की प्रतिक्रिया होती है वही प्रतिक्रिया हुई। तब अर्चना ने कहा कि अब बेटा भी जाग गया, इसने तुम्हें देख भी लिया है,
तो इसको भी ख़त्म करो। एक जो बात होती है कि माँ की ममता, वो उस समय अर्चना की ममता पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और यहाँ पर अजय की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने आगे कुछ भी करने से मना कर दिया। तब अर्चना ने ही स्वयं उस कूदने वाली रस्सी कूद करने वाली रस्सी से अपने बेटे का गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने ओम प्रकाश के गेट के अंदर की जो सिटकनी थी उसके पैंच खोले और सिटकनी को नीचे गिरा दिया, ताकि ये लगे कि इस गेट को धक्का देकर खोला गया है। और स्वयं अंदर जाकर ये दोनों अपने कपड़ों को साफ करते हैं, नहाते हैं। उसके बाद ये अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। सुबह 4 बजे के आसपास अर्चना फिर गेट खोलकर देखती है, आसपास कोई नज़र नहीं आता। तब ये अजय को पीछे के दरवाजे से बाहर निकालती है और उससे कहती है कि तुम गोरखपुर बस अड्डे पर मेरा इंतज़ार करना, मैं अपना बैग पैक करके भी आऊँगी। अब अजय को यह पता था कि अर्चना भी इस घर से भाग कर आएगी, तो वह नेशनल हाईवे से सीधा पहुंचता है गोरखपुर बस अड्डे, वहाँ पर रुका रहता है। अब यहाँ पर जब पुलिस जांच कर रही थी और कॉल डिटेल और कॉल लोकेशन से ये सब पता करती है, तो अजय की लोकेशन गोरखपुर में ही मिलती है। और हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से जब उच्च स्तरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी देकर अजय को गिरफ्तार करती है और अर्चना के सामने लेकर आई थी, तो अर्चना भी अपने गुनाह को कबूल कर लेती है। जब घर वालों को स्वयं ये पता चला कि उनके घर की बहू ने ही अपने पति और बेटे की हत्या की साजिश रची, और न केवल साजिश रची बल्कि अपने हाथों से ही उसने अपने बेटे की हत्या की, तो घर वाले भी इससे सकते हुए थे और साथ ही साथ जो अर्चना के पिता थे वो भी इस बात से सकते हुए थे कि आखिर उनकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। इन सब के बावजूद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई की। तो आज की घटना तो यहीं तक। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।